Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar Badalganj, and today I am going to start class 8 science 12 chapter. तो स्टूडेंट हमने इसलिए पिछली वाली वीडियो में इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की बात करेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में ही देख रहे हैं, पिन्ना है और उसके अंदर आए तो ईयर ट्यूब्स, उसके अंदर आते हैं तो ईयर ड्रम, और सबसे लास्ट में आपको ऑडिटरी नर्व्स मिलेगा। और ये कहाँ पाया जाता है? इनर ईयर में ही होता है। जैसा कि दिख रहा है आपको, मिडिल ईयर में ही आपका इनर ड्रम है और आउटर ईयर में पिन्ना पाया जाता है। तो इस तरह से आप फेयर कॉपी पेस्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। वी हैव लर्न सो फार दैट साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. We know that all sound are not the same. Some sound are loud and some sound are shrill. So how do corresponding waves of different types of sound look? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साउंड जो है वह वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और सभी साउंड एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ के साउंड लाउड होते हैं, कुछ के श्रिल होते हैं। तो ये लाउड और श्रिल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देयर आर सम फीचर्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव दैट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन एनालाइज द साउंड दैट दे प्रोड्यूस। सबसे पहले हमें वेव को समझते हुए उसे एनालाइज करना पड़ेगा। और वेव का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, तीन टर्म हैं वेव को समझने के लिए: एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देखिए एक डायग्राम दिख रहा है, पेंडुलम का है ये। यहाँ पे इसका मीन पोजीशन है, इसे थ्रेड से बांध दिया गया है। इसका एक्सट्रीम पोजीशन और दोनों साइड आपको एक्सट्रीम पोजीशन दिख रहा है। तो वी विल एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टू एक्सप्लेन द टर्म एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो आइए यही तीनों टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यद्यपि सिंपल पेंडुलम साउंड प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही इसकी साउंड हमें सुनाई देती है। ये केवल ऑब्ज़र्व करना है ऑक्सिलेशन और बॉब के ऑक्सिलेशन में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व हुए हैं वो केवल हमें पेंडुलम से प्राप्त होता है। A small pendulum consists of a small ball called the bob. ये जो दिख रहा है नीचे, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो बॉब कहलाता है, जो कि स्ट्रिंग से जुड़ा है, जिसका एक सिरा जो है फिक्स होता है। तो आइए देखते हैं सिंपल पेंडुलम में सबसे पहला टर्म है एम्पलीट्यूड। इफ़ वी पुल द बॉब साइडवेज एंड लीव इट विल ऑक्सिलेट बैक एंड फोर्थ for some time and then come to a stop. यदि आप बॉब को क्या करेंगे, एक साइड पे खींच कर छोड़ देते हैं तो वह बैक और फोर्थ मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम में करना शुरू कर देगा और कुछ देर बाद वो स्टॉप भी हो जाएगा। तो पोजीशन वेयर इट कम्स टू ए स्टॉप इज कॉल्ड मीन पोजीशन।
जिस पोजीशन पे बॉब क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, वे मीन पोजीशन कहलाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशन। बॉब जो है जितना एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान रखिएगा, मीन पोजीशन से ही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो फिगर में आप देखिए ध्यान से, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पाया जा रहा है, बी से सी की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा टर्म है टाइम पीरियड। व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम वन पोजीशन एंड कम बैक टू द सेम पोजीशन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। जब बॉब क्या करे, एक पोजीशन से मूव करे और वापस से उसी जगह सेम पोजीशन पे आ जाए, तो वह कहलाता है कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, बॉब क्या करता है, पहले ए से सी जाता है, फिर बी से ए आता है। ए से क्या करेगा, सी जाएगा और सी से वापस कहाँ आएगा, बी पर आएगा। ठीक है, और फिर वापस से बी पर ए पर आएगा। मतलब पहले ए से सी पे जाएगा, सी से बी पर जाएगा और वापस से बी पर ए आएगा, तब जाकर वन ऑक्सिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पहले टाइम पीरियड देख लें। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सिलेशन। वन ऑक्सिलेशन पूरा करने में बॉब को जितना समय लेता है उसे ही टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे हम सेकंड में मेज़र करते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी पर। नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन। ठीक है, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन होंगे वही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर मान लीजिए बॉब क्या कर रहा है, 5 बार जो है मूव कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एक सेकंड में 5 बार मूव कर रहा है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। ठीक है, इसे HZ से लिखते हैं शॉर्ट में। इसी तरह से बढ़ते हैं पिच पर। फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में थोड़ा जान लें। फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम। साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, जब मीडियम में पार्टिकल क्या करता है, टू या फ्रो ऑसिलेशन करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 80 टाइम्स पर सेकेंड, इट इज सेड टू हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज। यदि यही ऑब्जेक्ट जो है एक सेकेंड में 80 बार ऑसिलेट्स करता है, तब इसकी फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इज कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी भी एक साउंड का करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी
डिफरेंट टू अस। जितना डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी साउंड की, उतना ही हमें वो डिफरेंट सुनाई देगी। अब बात करेंगे श्रिलनेस पे। तो श्रिलनेस इज एक्सप्लेन यूजिंग अ टर्म कॉल्ड पिच। श्रिलनेस को एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसे पिच कहते हैं। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, हायर विल बी इट्स पिच। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसकी पिच उतना ही ज़्यादा होगी। अ हाई पिच साउंड अपीयर श्रिल। हाई पिच साउंड होता है जो, वो ज़्यादा श्रिल होता है, और लो पिच साउंड जो होता है वो हमारे कानों के डीप में पहुंचता है। तो यू माइट हैव नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द श्रिल वॉइस ऑफ चाइल्ड and deep voice of a man. The shrillness of the sound produced is determined by the frequency of the vibrating body. आपने ये नोटिस किया होगा कि बच्चों की आवाज़ श्रिल होती है, जबकि मैन की आवाज़ काफ़ी डीप होगी। तो ये दोनों की जो श्रिलनेस है वो जो है पिच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा है, एम्पलीट्यूड की लाइन है। अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड और लाउडनेस के बारे में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द साउंड डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो साउंड के लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ हाइयर, द साउंड प्रोड्यूस इज़ लाउडर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, साउंड उतना ज़्यादा लाउड होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसके अलावा साउंड की जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के पर डिपेंड करती है। इफ़ वी डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, इट्स लाउडनेस इंक्रीज 4-fold। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे एम्पलीट्यूड का, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड की लाउडनेस हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। लिखते हैं शॉर्ट में डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए साउंड जो दिख रहा है यहाँ पे, उसकी लाउडनेस डेसिमल में मेज़र की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि hearing sound above 80 dB over a long period of time can damage the ear, and sudden sound of 120 dB and above can cause immediate severe damage to the ear and even result in partial loss of hearing. तो अगर जो hearing sound है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो कान क्या होगा, डैमेज कर जाएगा। और अचानक से साउंड अगर 120 dB हो गया या इससे ऊपर हो जाता है तो कान जो है पूरी तरह से सुनाई ही नहीं देगा, कान से आपको सुनाई ही नहीं देगा। अब बढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। साउंड वेव ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट सब्सटेंस। साउंड वेव जो ट्रेवल करता है वो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट स्पीड के कारण होता है। दे गिव द स्पीड ऑफ साउंड इन अ वेरियस सब्सटेंस
अलग अलग सब्सटेंस की साउंड वेव की जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ आपको दिख रही है स्पीड, एयर की कितनी है, वाटर की कितनी है, ये सभी दिख रहा है। ये डिफरेंट सब्सटेंस हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा नेचर और तीसरा फिजिकल स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर की जो साउंड की स्पीड है वो याद रखिएगा 330 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यही रूम टेम्परेचर पे 346 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके अलावा आप टेबल में नोटिस कर ही रहे हैं कि सॉलिड में साउंड वेव ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है और गैस में सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड की। तो साउंड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स: सॉफ्ट, लाउड, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, म्यूजिकल, ऑडिबल, कैन बी हेयर्ड, इनऑडिबल, can't be heard. Some sound may fall into more than one category. साउंड के भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो, लाउड हो, प्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट हो, म्यूजिकल हो, ऑडिबल साउंड हो। ऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते। सम साउंड में फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी। कुछ ऐसे भी साउंड हैं जिसके एक से ज़्यादा कैटेगरी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंसेस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन एन एरोप्लेन टेक ऑफ इज़ बोथ लाउड एंड अनप्लीजेंट। सही बात है, जब एरोप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है तो उसकी साउंड जो है सुनी नहीं जाती कान से। द साउंड प्रोड्यूस बाई अ मार्बल कटर on the other hand may not be as loud, but some people might find it irritating and unpleasant. तो चीज़ें हैं, स्लो साउंड भी हम नहीं सुन पाते हैं। अब बात करेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड की। तो जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि जिस साउंड को हम सुन सकें ऑडिबल, जिसको ना सुन सके इनऑडिबल। तो ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट ऑल बॉडी दैट वाइब्रेट इन एयर produce sound wave, we can't hear all of them. Sometime a group of neighborhood dogs start barking on their own, while the residents living in the area are left wondering what provoked the dogs to bark. ये बात सत्य है कि सभी बॉडी क्या करती हैं, एयर में वाइब्रेट करती हैं, या किसी भी मीडियम में उन्हें रखा जाए तो वो वाइब्रेट करेंगे, तो वो वाइब्रेशन हुआ तो साउंड वेव प्रोड्यूस ज़रूर होगा, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन कुछ समय अगर घरेलू कुत्ते हैं और वो भौंक रहे हैं, बार्किंग कर रहे हैं, तो वो पूरे एरिया में उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। वन पॉसिबल रीज़न कुड बी दैट डॉग माइट हैव heard some unfamiliar high-pitched sound which the resident did not hear. Our ears are sensitive only to certain range of frequency, 20 to 20,000 Hz. We can't hear sound wave of frequency below 20,000. 20 Hz. मतलब 20 हर्ट्ज से भी अगर कम ये फ्रीक्वेंसी है तो वो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी, और अगर 20,000 से ज़्यादा भी है तो भी नहीं सुनाई देगी। मतलब ऑडिबल साउंड का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। डॉग हैव द एबिलिटी टू हियर वेरी हाई पिच साउंड विच वी कांट। साउंड वेव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज are called
इंफ्रासोनिक वेव्स। जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से कम है वो इंफ्रासोनिक वेव कहलाता है, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाता है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर दीज साउंड वेव्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ये साउंड नहीं सुन सकता। कौन सा साउंड? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स। वी ऑल्सो कांट हियर साउंड वेव इफ दे आर टू फीबल। अगर बहुत ज़्यादा फीबल भी है तो भी नहीं सुनाई देगा। तो बढ़ते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे। We find certain sound pleasant and associated them with music. In musical sound, there are number of frequencies present in a definite ratio or relation to each other. Broadly, musical instruments are classified into the following categories. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ही हैं। इनके जो साउंड होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, कानों को अच्छा लगने वाला साउंड होता है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट ही डिफरेंट है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।